अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम MGT 602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो है इसका सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसके फ़ाइल्स नहीं मिल रही कहीं से भी, तो मैंने आपके लिए जो है फ़ाइल प्रिपेयर की है। तो इसके अंदर जितने भी MCQs हैं उन्हें हम डिटेल से देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम यहीं पे कवर कर लेंगे, ताकि अगर इन MCQs के अलावा आपको कोई और भी आते हैं तो वो हमारे इसी लेक्चर में जो हैं वो कवर हो जाएं और आपकी अच्छी सी जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कोर फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज़ टू चैलेंज अ बिजनेस आइडिया। वो कहते हैं कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, क्या इंक्यूबेशन सेंटर्स का मेन मकसद ये होता है कि जब कोई अपना आइडिया लेके जाए तो उस आइडिया को चैलेंज करें कि नहीं जी आपका आइडिया गलत है या आपके आइडिया में ये कमी है? नहीं, बल्कि इंक्यूबेशन सेंटर्स का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। वो तो सपोर्ट करते हैं, जब आप अपना आइडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेकर जाते हैं तो वो फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियली भी, और बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वो आपके आइडिया को चैलेंज करते हैं, ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जो एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, हमारे पास जो है 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं। फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी होती है, उसके बाद एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी होती है, और थर्ड वन जो है वो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी होती है। जो एग्रीकल्चरल बेस, जो जिन कंट्रीज़ की, या समझ लें कि जिन रीजन्स की एग्रीकल्चर पर बेस कर रहे होते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी होती है। और एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी वो होती है जिसमें इनोवेशन स्टार्ट हो रही होती है, यानी कि जो अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, उन्होंने अपने यहाँ जो है यूँ समझ लें कि जो तरक्की की तरफ काम कर रहे होते हैं। ओके। और उसके बाद थर्ड वन जो है वो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी आती है। ये वो प्लेसेस या वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी या जितनी भी इनोवेशन है वो पीक पे होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो फैक्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होता है, जिनका एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी जिनके पास जो है वो अपने सेक्टर सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, कोर फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज़ टू फाइनेंस अ बिजनेस सेटअप स्टार्टअप। ये वही क्वेश्चन आ गया है। मतलब पहले उसने लिखा हुआ था कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो चैलेंज करते हैं आपके आइडिया को। अब उसने लिखा है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं क्या वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो ये देखिए, मैंने नीचे इंक्यूबेशन सेंटर्स की डेफिनेशन लिखी है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज़ अ प्लेस दैट हेल्प स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप, grow and mature as an established business by providing finance, office space and mentoring service। तो ये आपको जो है, आप जब आइडिया लेके जाते हैं अपना इंक्यूबेशन सेंटर्स में, तो वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, बाज़-औक़ात आपको ऑफिस स्पेस चाहिए हो वो भी देते हैं, और मेंटोरिंग सर्विसेज भी आपको देते हैं। तो जब इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपको जो है फाइनेंस में हेल्प करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन पावर्ड द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। के जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है बूस्ट अप आया था, और ये बिल्कुल सच है। पहले आप जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो हाथों से चला चला के और इस तरह से मशीनरी वगैरह यूज़ की जाती थी, और स्टीम इंजन ने एक बूस्ट दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इक्विप्स अ बिजनेस स्टार्टअप विद वर्किंग स्पेस। इक्विप्स का मतलब है कि प्रोवाइड विद वट एवर इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्पज़। कहते हैं कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी इंक्यूबेशन सेंटर्स की, कि ये जितनी भी आपके पास फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, या आपको ऑफिस स्पेस के हवाले से हो, या मेंटोरिंग सर्विस आपको चाहिए हो, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन एक्ट ऑफ नेचर, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एंटरप्रेन्योरियल मिथ। कहते हैं कि
कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पैदा होते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए नहीं जा सकते। तो क्या ये हमारे पास एक मिथ है? तो यहाँ हमारे पास जितनी भी मिथ्स जो हैं हमारे नोट्स में या हमारे लेक्चर्स में डिस्क्राइब की हुई हैं वो मैंने सारी यहाँ मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ जो लिखी हुई है, जी बिल्कुल ये एक मिथ है। मिथ समझ लें कि एक ऐसी बात जो लोगों में आम होती है, जिसमें सच्चाई चाहे कम हो या ना हो लेकिन लोग उसे मान रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मिथ होती है। तो कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पैदा होते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए नहीं जा सकते, आप स्टडी करके एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो एंटरप्रेन्योर बनने का ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। तो ये एक मिथ है। यहाँ मिथ्स मैंने लिखी हुई है, ये हम देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये देखिए फर्स्ट वाली वही लिखी हुई है, दे कैन नॉट बी मेड। उसके बाद लिखा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर तो सिर्फ वही हो सकता है जिनके जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर्स हों, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं लेकिन इतने भी हाई रिस्क टेकर्स नहीं होते, सिर्फ उस जगह पे रिस्क लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि हम इस रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड जो है वो लिखा हुआ, एंटरप्रेन्योर्स आर प्रीमियरली मोटिवेटेड बाय मनी, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसे के पुजारी समझने होते हैं, कि बस उन्हें पैसा ही मोटिवेट करता है। लेकिन सच ऐसा नहीं है। जितनी भी रिसर्च की गई है उनमें से मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर हैं किसी की भी प्रायोरिटी पैसा नहीं होता। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो है, एंटरप्रेन्योर्स आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर ओन आइडियाज़ एंड डू नॉट लिसन टू बी एडवाइसेस। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्योंकि अपने ही आइडिया को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो यूं तकब्बराना हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी के एडवाइस को अहमियत नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, तो जाहिर है एंटरप्रेन्योर वहाँ जाते हैं, उनकी सुनते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। तो ये भी एक मिथ है, ये गलत बात है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है, एंटरप्रेन्योर्स आर हाई टेक वाइजर्स। कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर तो सिर्फ वही हो सकता है जिसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बा हो। ये भी एक गलत चीज़ है। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की नहीं पता होता, लेकिन उनका आइडिया टेक्नोलॉजी से अलहदा भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये सच नहीं है। उसके बाद एक मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर लव द स्पॉटलाइट। क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं इन्हें तो अपनी स्टोरियाँ सुनाने का बड़ा शौक होता है। देखिए वो जब अपनी स्टोरीज सुना रहे होते हैं तो उनसे मोटिवेशन मिलती है दूसरे लोगों को। और दूसरा ये कि बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी स्टोरीज हमें पता भी नहीं होती, किसी को भी नहीं पता होती, और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। उसके बाद 7 1 जो है, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इन्वेंटर बिकॉज दे आर इनोवेटर। कहा जाता है कि अगर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इन्वेंटर तो होते ही हैं तो वो इनोवेटर्स भी होंगे। तो ये भी सच नहीं है। देखें जैसे ज़रूरी नहीं जो इन्वेंशन करे वही उसका इनोवेटर भी हो। आप अगर प्लेन की एग्जांपल ले लें, एयरप्लेन की, तो वो उसकी इन्वेंशन तो राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन जो है वो यूज़ तो बहुत देर बाद होने लगा ना। तो उसके बाद ये है, यू डोंट नीड टू अर्न डिग्री। लोग कहते हैं कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसे कि जो पढ़ के एंटरप्रेन्योर बनना चाहे वो बन ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स मिलती हैं। उसके बाद है, इफ़ यू डोंट हैव मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ये भी एक गलत चीज़ है। फिर कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर आर यूजुअली यंग, सुपर जीनियस, सुपर एनर्जेटिक। यानी कि यूँ माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कोई हीरो टाइप बंदा होता है जो एंटरप्रेन्योर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको ये सारी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी हैं। टाइम तो ज़्यादा लगा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज़ टू अवॉइड समथिंग। कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? अवॉइड समथिंग? नहीं, ये इसका मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है वो अगले एमसीक्यूज में है, मैं आपको वहीं से दिखा देती हूँ। ये देखें, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एंटरप्रेन्योर इज़ टू गो बिटवीन। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है गो बिटवीन, ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो अगर आपको कोई और आ जाता है तो आपने फॉल्स कर देना है, और अगर गो बिटवीन आता है तो आपने ट्रू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोर फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज़ टू चैलेंज अ बिजनेस आइडिया। ये फिर वही वो फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था कि जो इंक्यूबेशन सेंटर है उनका मकसद होता है कि जो आइडिया लेके आए उसे चैलेंज करें, तो ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद जो है हमारे पास दिस, सॉरी,
दिस वन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन वे टू बिकम एंटरप्रेन्योर क्रिएटिंग योर ओन बिजनेस। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है एंटरप्रेन्योर बनने का, और वो ये है कि आप अपना बिजनेस जो है वो क्रिएट करें, स्क्रैच से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप जो है किसी फ्रेंचाइज को बाय करके भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आप सिर्फ जो है अपना बिजनेस क्रिएट करें तभी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करें तब भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वाइल वैल्यूएटिंग अ बिजनेस। कहते हैं जब आप कोई बिजनेस को बाय करना चाह रहे हैं और आप उस बिजनेस की वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉन क्वांटिटेटिव जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बताती हूँ कौन से हैं। अगर आप वो फैक्टर्स देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि इनको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बिज़नेस को बाय कर रहे हैं तो आपके उस बिज़नेस का कंपटीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपको जो है वो बिज़नेस बाय करना है। आप जिस बिज़नेस को बाय कर रहे हैं उसके कस्टमर्स कौन हैं, किस तरह की कम्युनिटी है जिसके अंदर जिस बिज़नेस को आप बाय कर रहे हैं उसकी, फिर उस बिज़नेस की जो ओल्ड लीगल कमिटमेंट्स कौन सी हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसकी जो ट्रेड यूनियन है उसके एग्रीमेंट्स हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए। आपकी जो बिल्डिंग है उसकी क्या सिचुएशन है उस चीज़ को, और आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप बिज़नेस बाय कर रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस क्या हैं, क्या उनसे कोई प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो हैं इन्हें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, वाइल डिसाइडिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर इट मस्ट बी कंसिडर दैट देयर इज़ रिस्क फॉर लूजिंग एंटायर इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि क्या जब आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको रिस्क होता है कि आपकी जो है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज़ हो जाए, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो जाहिर है ऐसा रिस्क होता है, इसे हमें कंसिडर करना चाहिए, इट इज़ ट्रू। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट। क्या एक नए वेंचर को क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगानी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, नए वेंचर के लिए आपको टाइम और एफर्ट दोनों ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। इसे आप जिसके साथ मर्ज़ी कंपेयर कर लें। अगर आप अपना कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तब भी आपको टाइम और एफर्ट कम यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लेते हैं फिर भी आपको टाइम कम लगाना पड़ता है। अगर आप कोई फ्रेंचाइज को बाय करते हैं तब भी आपको टाइम कम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं, अपना वेंचर क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैप, तो उसके लिए आपको टाइम और एफर्ट दोनों ही ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट इज़ द ओनली टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिर्फ एक ही टाइप होती है और वो इनकम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट जो है वो नहीं होती, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में गिव लोकेशन एडवांटेज टू बायर। कहते हैं कि जब किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय किया जाता है तो उस बिजनेस की जो लोकेशन है क्या वो ख़रीदने वाले को एडवांटेज दे सकती है? तो यस, ये ट्रू है, वो एडवांटेज दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया जाए कि बाइंग ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी लोकेशन डिसएडवांटेज टू बायर, तो वो भी ट्रू होगा कि एक बिज़नेस जिसे आप बाय कर रहे हैं उसकी लोकेशन आपको एडवांटेज भी दे सकती है अगर वो अच्छी लोकेशन हो, लेकिन अगर वो अच्छी लोकेशन ना हो तो वो आपको डिसएडवांटेज भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द साइज ऑफ अ न्यू वेंचर इज स्मॉल। इट्स ट्रू, जब भी नया कोई वेंचर स्टार्ट किया जाता है तो उसका साइज स्मॉल होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे ब्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इज बेस्ट हैंडल्ड बाय थर्ड पार्टी। कह रहे हैं कि जब आप कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करते हैं
और उसे बाय करते हुए जब आपने फाइनल कर लिया, ठीक है हमने बाय करना है, सब कुछ हो गया, अब आप क्लोजिंग कर रहे हैं अपनी सेल की, ठीक है, मतलब बिल्कुल एंड है, अब आपने कंफर्म कर लिया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसे आप बाय कर रहे हैं, तो उसको कहता है कि थर्ड पार्टी के ज़रिए हैंडल करना बेस्ट है। तो ये ट्रू है कि थर्ड पार्टी में आप ऐसे लोगों को रख सकते हैं जो अटॉर्नी जो होते हैं, वकील वगैरह, वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें लीगली तौर पे कंसर्न कर सकते हैं। इस तरह जो थर्ड पार्टी पर्सनस हैं जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, और जिनमें वकील वगैरह भी शामिल होते हैं, अटॉर्नी जो होते हैं, उनको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना बेस्ट होता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, वो है कन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स इज़ आल्सो अ मेजर इशू इन डैश। कहते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ये इशू कहाँ पे आता है? ये इशू हमें फैमिली बिजनेस में आता है। फैमिली बिजनेस में आप जानते हैं कि एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग जो है उस बिज़नेस में इंक्लूड होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन प्लानिंग इज़ आल्सो अ मेजर इशू इन यंग एंटरप्रेन्योरशिप। कहते हैं कि जो सक्सेशन प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है कि जब बिज़नेस किसी कोई एक जनरेशन बिज़नेस चला रही है और उस बिज़नेस को किस दूसरी जनरेशन को हैंड ओवर करना जो है वो सक्सेशन होता है। तो सक्सेशन प्लानिंग कहता है कि ये एक मेजर इशू है यंग एंटरप्रेन्योरशिप में। नहीं, ये यंग एंटरप्रेन्योरशिप में मेजर इशू नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअल में जो सक्सेशन प्लानिंग है ये मेजर इशू जो होता है फैमिली बिजनेस में होता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस के अंदर हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को अपना बिजनेस जो है वो हैंड ओवर करना होता है। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्लिगेशन बेस्ड कमिटमेंट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ कमिटमेंट्स दैट अफेक्ट द फैमिली बिजनेस। कहते हैं कि ऑब्लिगेशन बेस्ड कमिटमेंट्स जो होती हैं ये भी एक तरह की कमिटमेंट्स होती हैं फैमिली बिजनेस को जो अफेक्ट कर रही होती हैं। तो यस ये ट्रू है। कौन कौन सी कमिटमेंट होती हैं जो फैमिली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं? वो 4 टाइप्स की होती हैं, मैंने यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं। डिज़ायर बेस्ड कमिटमेंट हो सकती हैं, ऑब्लिगेशन बेस्ड कमिटमेंट हो सकती हैं, नीड बेस्ड कमिटमेंट और कॉस्ट बेस्ड कमिटमेंट। तो ये चारों कमिटमेंट्स जो हैं ये फैमिली बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स इज़ आल्सो अ मेजर इशू इन यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये फिर वही बात आ गई कि जो फैमिली मेम्बर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मेजर इशू होता है यंग एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन ये यंग एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं होता मेजर इशू। ये इशू जो है ये हमारा फैमिली बिजनेस के अंदर आता है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग इज़ आल्सो अ मेजर इशू इन। सक्सेशन प्लानिंग मेजर इशू किस में होता है? अब देखें यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें यंग एंटरप्रेन्योरशिप का भी दिया हुआ है जो लास्ट में हमने देखा है। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस के अंदर जो है सक्सेशन प्लानिंग का मसला आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर एंड स्टूडेंट्स इज अमंग द डिफरेंट टीम्स डेट में एग्जिस्ट इन फैमिली बिजनेस। देखिए जब फैमिली बिजनेस चल रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो टीम्स बन जाती हैं। वो टीम्स किस तरह की होती हैं ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने। वो हस्बैंड वाइफ की टीम्स हो सकती हैं, सन एंड डॉटर्स की टीम्स हो सकती हैं, उसमें सिबलिंग की टीम्स भी होती हैं, या जो है इन लॉज आ जाते हैं, एक के इन लॉज आ गए फिर एक के इन लॉज आ जाते हैं, तो दूसरे के इन लॉज भी चाहते हैं कि अब हम भी जाएं उससे ज्वाइन करें बिजनेस को, और इस तरह से वो जो है आपस में टीम्स बन जाती हैं। तो टीचर और स्टूडेंट की टीम टीम का कोई कंसेप्ट नहीं होता फैमिली बिजनेस में, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर वो आपको इसी स्टेटमेंट में टीचर एंड स्टूडेंट की जगह हस्बैंड एंड वाइफ, सन डॉटर या सिबलिंग या इन लॉज का पूछ रहे तब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस आर रिकमेंडेड फॉर सक्सेशन प्रोसेस। सक्सेशन प्रोसेस के लिए कितनी स्टेजेस हमें रिकमेंड की जाती हैं? तो इसके लिए हमें 5 स्टेजेस रेकमेंड की जाती हैं। पांचों स्टेजेस आपके नोट्स में डिस्क्राइब नहीं की हुई, सिर्फ पहली स्टेज बताई हुई है। और फर्स्ट स्टेज ये है कि प्री बिजनेस इन्वॉल्वमेंट करवाई जाए, यानी कि जिस जनरेशन को आपने हैंड ओवर करना है बिजनेस, आप उसके जो है वो थोड़ा बहुत उसे इन्वॉल्व करें बिजनेस में।
ताकि उसे पता चले कि बिज़नेस किस तरह, जैसे वेकेशंस के अंदर उन्हें कोई बिज़नेस की छोटी बहुत असाइनमेंट दे दें या कोई इस तरह जो है उसे थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करें। तो ये हमारी प्री बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट होती है और ये फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फियर ऑफ रिटायरमेंट इज़ अमंग द कॉजेज ऑफ डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन फैमिली बिजनेस। कहते हैं कि जब हैंड ओवर किया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती है ऑनरशिप फैमिली बिजनेस के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी में या किसी एक बंदे से दूसरे को ऑनरशिप दी जाती है, तो उसके अंदर फियर ऑफ रिटायरमेंट होता है। जो दूसरे को ऑनरशिप दे रहा है उसके अंदर ये फियर होता है कि अब मैं काम करना बंद कर दूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अब किसी और को हैंड ओवर हो जाएगा। तो यस, ये फियर होता है, फियर ऑफ रिटायरमेंट होता है फैमिली बिजनेस में। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आपकी हेल्प हो रही होगी इन वीडियोस से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपकी हेल्प हो रही है तो, और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। अभी मेरे ख्याल में बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं कि एक पार्ट 2 बना देते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में सोल्व करते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।